काला साया। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में काला साया रहता है। किसी भी रात उस हवेली के पास जाने की कहानी नहीं होती। दिन ढलते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनी गईं। लोग कहते हैं कि जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। गांव में एक युवा था, नाम था राहुल। वह बहुत साहसी और निडर था। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था और वह इन दस्तावेजों को बस मानगढ़ंत प्रमाणित करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्यों का पता लगाएगी और गांव वालों को यह साबित करेगी कि वहां कुछ भी नहीं छिपा है। गांव वालों ने उनसे बहुत सारी बातें की पर उन्होंने सोचा नहीं। रात के समय राहुल एक मशाल और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर चला गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अलौकिक हवा का सूखा एहसास हुआ और समुद्र तट पर भारी हो गया। हवेली के बड़े दरवाजों के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। लेकिन वह हरा और डोर इनसाइड नहीं दिखा। अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर जले हुए थे। राहुल ने अपनी मशाल जलाए और धीरे धीरे बढ़ता गया। हवेली के अंदर अजीब सी दुर्गंध थी, मानो वहां प्राचीन से कोई नहीं आया हो। जैसे जैसे वह अंदर चला गया उसके कदमों की आवाजें चढ़ते हुए दिखाई दी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने एक पुराना दरवाजा खोला और पाया कि वह एक बड़ा हॉल में था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की धुंधली छवि थी। अचानक वह पेंटिंग जीवंत हो उठी और राहुल ने उस छवि को देखा जिसमें वह घूम रही थी। उसे एक पल के लिए लगा कि वह सब कुछ उसकी कल्पना में है, लेकिन फिर हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हवेली के चारों ओर से भयानक चीखें, जैसे कई आत्माएं उसे घेर रही हैं। राहुल का दिल तेजी से देखने लगा और लगा कि वह बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक हवेली के कोने से एक काला साया उभर कर आया। वह धीरे धीरे माता राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल ने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जाम से चले गए। वह काले साए की ओर देख रहा था जो अब उसके बेहद करीब आ गया था। साए ने अपने लंबे हाथों से राहुल को पकड़ लिया और एक कड़कती आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ दी है, अब तुम भी हमेशा के लिए बचे रहोगे। राहुल ने खुद को पूरी कोशिश करने की सलाह दी लेकिन वह चिंतित थी। उसके चारों ओर अंधेरा घना हो रहा था। अंततः हवेली की पांडुलिपियों से बाहर केवल एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले राहुल निकले लेकिन हवेली के अंदर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें अब एक नया चेहरा था, राहुल का चेहरा। लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया कि हवेली में सच में काला साया रहता है और जिसने भी उस स्थान पर कदम रखा वह हवेली का हिस्सा बन जाता है। गांव वाले उस दिन के बाद फिर कभी हवेली के करीब नहीं गए और काला साया हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गए, अपने अगले शिकार की तलाश में। बम बम काशी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आप सबसे निवेदन करता हूं छोटा चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए। गांव से कुछ दूरी पर एक प्राचीन शमशान स्थित था जिसे सदियों से रहस्यमय और भयानक माना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां रात के समय एक अदृश्य शक्ति या छलावा घूमता है जो किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। बहुत से लोगों ने उसे देखने का दावा किया था लेकिन उनमें से कोई भी उसके बाद सामान्य नहीं रह पाया। शमशान के पास जाने से लोग भयभीत रहते थे, खासकर रात के वक्त। दिन में तो लोग वहां किसी अपने का अंतिम संस्कार करने जाते, पर सूर्यास्त होते ही उस जगह का नाम लेना भी पाप समझते थे। कहते थे कि जिस किसी ने रात में शमशान के पास जाने की हिम्मत की उसे एक रहस्यमय छाया अपनी चपेट में ले लेती है और वह व्यक्ति फिर कभी सही सलामत लौटकर नहीं आता। रवि, एक 25 साल का युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह गांव के परंपरागत अंधविश्वासों को हमेशा चुनौती देता था और उसे ये भी लगता था कि लोग बस बेवजह डरते हैं। एक दिन गांव में एक चर्चा सुनने को मिली कि पिछले हफ्ते शमशान के पास से एक आदमी लापता हो गया था। उस आदमी का नाम मोहन था जो एक लकड़हारा था। उसका शव अभी तक नहीं मिला था, पर लोगों का मानना था कि वह छलावे का शिकार हो चुका है। रवि को ये सब बातें मजाक लगती थीं। उसने ठान लिया कि वह इस छलावे के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। रवि ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा की लेकिन किसी ने भी उसके साथ शमशान जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिरकार उसने अकेले ही इस चुनौती को स्वीकारने का फैसला किया। उसने रात का इंतजार किया और आधी रात को एक मशाल और अपने साथ थोड़ा भोजन लेकर शमशान की ओर चल पड़ा। गांव के रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। शमशान के पास पहुंचते ही वहां की हवा अजीब सी लगने लगी। घना अंधेरा और चारों तरफ फैली नीरवता उसे परेशान करने लगी, पर वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तैयार था।
रवि ने शमशान में प्रवेश किया और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पर पहले से ही कुछ राख और अधजली लकड़ियों के ढेर पड़े थे, जो हाल ही में किसी के अंतिम संस्कार की ओर इशारा कर रहे थे। रवि ने मशाल जलाकर चारों तरफ देखा, पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह सोच रहा था कि शायद लोग व्यर्थ ही डरते हैं और छलावे की कहानियां महज अफवाह हैं। परंतु जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शमशान का माहौल और भी भयानक होता गया। अचानक उसे हल्की सी पदचाप सुनाई दी। उसने अपनी मशाल को उस दिशा में घुमाया, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह फिर से बैठ गया, लेकिन अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने तेजी से मुड़कर देखा, एक धुंधली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें अटक गईं। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी चाल धीमी और भयानक थी। जैसे ही वह छाया रवि के पास पहुंची, वह अपने आप को हिला तक नहीं पाया। उस छाया का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं। उस छाया ने अचानक से एक जोरदार ठहाका लगाया और हवा में एक भयानक सर्दी दौड़ गई। रवि की मशाल बुझ गई और वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रवि ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। वह छाया उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे उसे घेर रही हो। फिर अचानक उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि को लगा कि उसकी आत्मा खींची जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव के लोग जब रवि को ढूंढने निकले, तो उन्होंने उसे शमशान के बाहर बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें एक अजीब सा डर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे पर गहरी घबराहट साफ झलक रही थी। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। गांव के लोग उसे वापस गांव लेकर आए, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाया। धीरे धीरे रवि की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह वही छाया देखता था। वह बड़बड़ाने लगा था, लेकिन उसकी बातें समझ से परे थीं। एक दिन वह अचानक घर से गायब हो गया। लोगों का मानना था कि वह छलावे का शिकार बन चुका है और वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव में अब भी यह कहानी सुनाई जाती है कि रवि ने शमशान के छलावे को देखा था और उसकी हिम्मत उसे उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। अब गांव के लोग और भी सतर्क हो गए थे और सूर्यास्त होते ही कोई भी शमशान की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल 2000 के आसपास की बात है, जब शहर के किनारे स्थित एक पुराने कब्रिस्तान के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। कहा जाता था कि रात के समय उस कब्रिस्तान के अंदर से चीख पुकार और अजीब सी आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कब्रों के ऊपर अजीब सी परछाइयां देखी हैं, जो इंसानों की नहीं लगती थीं। राहुल और उसके दोस्तों को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे कब्रिस्तान की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां जाएंगे। वे सब एक दूसरे को दिखाने के लिए हिम्मत जुटाकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। रात के 12 बज चुके थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही राहुल और उसके दोस्तों को अजीब सा डर महसूस होने लगा। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत का साया हो। अचानक कब्रों के पास से किसी की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगीं। वे सब एक दूसरे की ओर डरते हुए देखने लगे, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन सिसकियों की आवाज तेज होती गई। तभी एक पुरानी और टूटी हुई कब्र के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक सफेद परछाई कब्र से बाहर निकल रही है। वह परछाई धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। सबकी सांसें थम गईं और डर से उनके पैर जड़ हो गए। किसी ने अपने जीवन में इतना खौफनाक दृश्य नहीं देखा था। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जम चुके थे। तभी वह सफेद परछाई उनके बिल्कुल पास आ गई और उसकी आंखों से खून के आंसू बहते दिखे। परछाई ने राहुल की ओर इशारा किया और एक बेहद डरावनी आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। ये सुनते ही राहुल और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। वे तेजी से दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकले और कभी दोबारा उस रास्ते पर नहीं गए। अगले दिन शहर में खबर फैली कि जो भी रात में उस कब्रिस्तान के पास जाता है, उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मान लिया कि उस कब्रिस्तान में आत्माओं का वास है और अब कोई भी वहां रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने हमेशा के लिए उस खौफनाक रात की यादों को अपने दिल में दफन कर दिया। प्रेत आत्मा की अधूरी इच्छा हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली थी।
गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक प्रेत आत्मा का वास है जो अपनी अधूरी इच्छा की वजह से वहां भटक रही है। करीब 100 साल पहले इस हवेली में नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। राधिका का प्रेम एक गांव के लड़के अर्जुन से था, लेकिन उनके प्रेम के रास्ते में अनेक बाधाएं थीं। राधिका के माता पिता उसकी शादी एक अमीर घराने में करना चाहते थे। राधिका और अर्जुन ने एक रात भागकर शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश राधिका के माता पिता को इसका पता चल गया। उस रात राधिका को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया गया और अर्जुन को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। राधिका ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। अंततः राधिका ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा तब से उस हवेली में भटक रही है। गांव के लोग कहते हैं कि राधिका की आत्मा अब भी अपने प्रेमी अर्जुन का इंतजार कर रही है और उसकी अधूरी इच्छा उसे मुक्त नहीं होने देती। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे लोग हवेली में रहने का फैसला किया। उन लोगों को राधिका की कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रात के समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात परिवार की छोटी बच्ची ने अपने माता पिता को बताया कि उसने एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा जो उसके पास आकर उससे अर्जुन के बारे में पूछ रही थी। परिवार ने डर के मारे गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने उन्हें राधिका की कहानी बताई और सुझाव दिया कि वे अर्जुन का पता लगाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय करें। परिवार ने अर्जुन के वंशजों को ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें अर्जुन के पोते का पता चला। उन्होंने अर्जुन के पोते को हवेली में बुलाया और एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया। जब अर्जुन का पोता वहां पहुंचा तो राधिका की आत्मा को शांति मिली और उसने उन्हें धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और परिवार सुख शांति से वहां रहने लगा। इस तरह राधिका की आत्मा को उसकी अधूरी इच्छा पूरी होने पर मुक्ति मिल गई और गांव फिर से सामान्य हो गया।